बातचीत कर रहे हैं, अभी जिनसे गुफ्तगू कर रहे हैं, उनका विजन अपनी पार्टी को लेकर पहले क्या है ये बताइए। कांग्रेस पार्टी को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि पार्टी प्रदेश में इस बार अच्छा प्रदर्शन करेगी तो क्यों आपको ये लगता है? देखिए, पार्टी 2024 के लोकसभा में और 2024 के विधानसभा में पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी, बशर्ते पार्टी एकजुट होकर अगर चुनाव लड़ेगी। जैसे 2005 में एकजुट होकर लड़ा था चुनाव, उसी तरह अगर पार्टी लड़ेगी तो पार्टी निश्चित तौर पे 2024 में लोकसभा में भी और विधानसभा में भी सत्तासीन होगी। सुभाष जी, एकजुट होने के लिए सोचना क्यों पड़ रहा है? देखिए, अखबारों में आप पढ़ रहे हैं, आप देख भी रहे हैं सारा कि थोड़ा बहुत मामला तो गड़बड़ है ही। जिस दिन वो सुधर जाएगा, और हमेशा चुनाव से पहले वो सुधरा है, सुधर जाएगा तो निश्चित तौर पे पार्टी सत्ता में आएगी। सुभाष जी, 10 साल से नुकसान झेल रही पार्टी इसका, और मुझे लगता है कि इस वजह से एंटी इनकम्बेंसी का फायदा भी नहीं मिल पाएगा पार्टी को, शायद इसकी वजह से। ये जो थोड़ा बहुत है, ये दरअसल कितना है? देखिए, ऐसा है कि आज पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जमीनी लेवल के ऊपर उन्होंने कोई काम नहीं किया, विकास नाम की चीज नहीं। अभी आप देखिए, रिसेंटली थोड़ी सी बारिश हुई, प्रशासन ने ना तो कोई डीसिल्टिंग का काम किया, ना जहां मोटरें लगी हुई हैं वो मोटरें खराब हैं, ऑपरेटर नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी हाई स्केल पे है जिसका कोई हिसाब नहीं। आज महंगाई ने चरम सीमा छू ली है। मैं ये कहता हूं, मेरा ये मानना है कि अब इन्होंने घूम फिर के, क्योंकि 6 महीने लोकसभा के चुनाव को रह गए और 9 महीने या 1 साल का वकवा विधानसभा के चुनाव का रह गया, अब इन्होंने देखा कि ग्राउंड लेवल के ऊपर तो कुछ है नहीं, कुछ बचा नहीं। अब ये धर्म को बीच में ले आए, दंगों को बीच में ले आए, और मैं ये कहता हूं कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इट इज ए मैटर ऑफ शेम कि एक मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर आंकड़े पेश करे। मैं भी मंत्री रहा हूं, मेरे पास होम का महकमा रहा है, मेरे पास लॉ एंड जस्टिस का महकमा रहा है। जब शपथ ली जाती है, ये कृष्ण मूर्ति जी बैठे हैं, ये भी मेरे साथ मंत्री रहे हैं, गीता भुक्कल जी बैठी हैं, ये भी मंत्री रही हैं। जब शपथ ली जाती है तो सबसे पहले लोगों की सुरक्षा, हर आदमी की सुरक्षा की जिम्मेवारी मंत्री भी और मुख्यमंत्री भी लेता है। और आज मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि हमारे पास फोर्स तो 60,000 की है और आबादी 3 करोड़ की है। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण, अनकॉल्ड फॉर, जो हर आदमी के जहन में ये बात है कि मैं तो असुरक्षित हूं, जब उन्होंने आंकड़े ही दे दिए, उसकी जस्टिफिकेशन कितनी दे दे। और फिर एक इंस्पेक्टर सीआईडी का वीडियो वायरल होता है, और वायरल होने के बाद एसपी छुट्टी पे जाता है। देखिए आप, और एडिशनल एसपी को इतनी अलार्मिंग सिचुएशन हो और सीआईडी का इनपुट ये हो कि हाजिरी विश्व हिंदू परिषद की 10,000 से ऊपर हो सकती है और दंगे भी हो सकते हैं, हथियार भी एक दूसरे के पास हैं, और उसके बावजूद एसपी को छुट्टी दी जाती है, एडिशनल एसपी को चार्ज दिया जाता है। और अब लेटेस्ट देख लीजिए, वो क्या नाम है उसका, मोनू मानेसर, 3 जगह पर इंटरव्यू दे रहा है और सारा प्रदेश सुनने लग रहा है, सारा देश सुनने लग रहा है, और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमें उनके वेयर अबाउट्स का पता नहीं है। मैं ये कहता हूं कि ये टोटल सरकार का फेल्योर है, प्रशासनिक फेल्योर है। इनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, ये रहने के काबिल नहीं है। हमने तो ये भी कहा है, इसकी इंक्वायरी हाई कोर्ट के सिटिंग जज से होनी चाहिए। ठीक है। जब इनकी उल्टी गिनती शुरू होती है
तो ये धर्म को बीच में लाते हैं, कास्ट को बीच में लाते हैं। ठीक है सुभाष जी। जी, मौजूदा वक्त का सबसे ज्यादा गंभीर मुद्दा आपने छेड़ा है जी। इस स्टेज पर। प्रदीप देसवाल जी हमारे साथ सरकार में हिस्सेदार हैं, आपकी जवाबदेही तय की उन्होंने, आपकी जवाब, ये दरअसल ये सारे सवाल आपसे थे, आपकी सरकार से थे। मैं पहले तो आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट हूं। हमारा काम सरकारों का बचाव करना नहीं है, हमारा काम है युवाओं की, विद्यार्थियों की, शिक्षण संस्थानों की लड़ाई लड़ना, और हमारा काम है गलत को गलत कहना, ठीक को ठीक कहना। दूसरी बात, बड़े सीनियर हैं, हमारे पिता तुल्य हैं, परंतु मैं इनको एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं। क्या वो समय भूल गए जब यहां पर रोहतक के अंदर ही एक शिक्षिका को गोली मारी गई थी? वो भूल गए जब स्कूल की 2 छात्राओं ने जो है सुसाइड किया था, कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर, छेड़छाड़ से तंग आकर? क्या ये भूल गए कि विश्वविद्यालयों की जमीन बेची जाती थी कांग्रेस के राज में? क्या ये भूल गए? मैं प्रदीप जी, स्पष्ट कर देना प्रदीप जी, चाहता हूं। अभी आपसे सवाल पूछा गया, अभी आप हाँ, पहले सवाल उसका का जवाब जवाब दे रहा दें। हूं आप मैं। सवाल उठाइएगा बाद में, सवाल आप का ही सवाल जवाब दे रहा हूं उठाइएगा मैं। बाद में, लेकिन नू में जो हुआ उसकी जवाबदेही किस पर तय होती है, आप ही बता दीजिए। देखिए, हरियाणा मतलब हरि की भूमि। हरियाणा में कोई जाति धर्म के नाम पर कोई दंगा, कोई उन्माद नहीं था। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ये बहुत ही घातक संकेत हरियाणा प्रदेश में हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ के लिए हैं। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। किसका है? और उसके लिए राजनीतिक जो भी स्वार्थ जिम्मेवार किसका है? है, देशवाल ये साहब, मैटर ऑफ किसका इन्वेस्टिगेशन है? सर, ये मैन मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। इन्वेस्टिगेशन कराए, जो दोषी हो कोई भी हो, किसी राजनीतिक पार्टी का हो, किसी संगठन का हो, जेल के अंदर डाला जाना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल चलनी चाहिए। अब इन्वेस्टिगेशन जो है फेयर होनी चाहिए। ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। मैं इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा ये तो कौन है इसमें इन्वॉल्व है। परंतु चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी के हों, किसी भी संगठन के हों, किसी राजनेता का उस पर हाथ हो, उसको जेल के अंदर होना चाहिए। हमारे लिए हरियाणा की शांति पहली प्राथमिकता है, राजनीतिक स्वार्थ हमारे लिए कोई प्राथमिकता नहीं है। ठीक है, देखिए मैडम, 1 मिनट, अभी हेलो जी। अभी इन्होंने सवाल इधर इशारा कर करके हमारी तरफ भी किया है। मैं ये कहना चाहता हूं, ये पहला मौका है कि मुख्यमंत्री और डिप्टी चीफ मिनिस्टर दोनों की स्टेटमेंट पिछले 4 दिनों से आप देख लीजिए, दोनों में विरोधाभास है। अनिल विज साहब की अब तक कंट्रोवर्सी चल रही थी कि मेरे पास सीआईडी का महकमा नहीं है, एसपी की फाइल उनके पास पड़ी है, ट्रांसफर करने का इख्तियार नहीं है। मैं ये कहता हूं कि अगर सच्चाई को देखना चाहते हो, इट इज ए टोटल फेल्यूर ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट, और इनको इस्तीफा देके घर चला जाना चाहिए। 7 आदमी मारे गए, सैकड़ों की तादाद में लोग अस्पतालों में दाखिल हैं। आज क्या हालात हैं, आज भी गुड़गांव में प्रॉब्लम हो रही है, आज भी नूह में, आज भी कितनी जगह के ऊपर वारदातें हो रही हैं। मैं आप तीनों जी। से, जितने हमारे दर्शक हैं, सबसे कहना चाहती हूँ कि नूह मेवात का वो इलाका कभी भी इन चीजों के लिए जाना नहीं गया। मोहब्बत, भाईचारे के लिए जाना जाता है, और यात्रा कोई नई वहां पे नहीं निकली थी। हर साल न जाने कितनी यात्राएं निकलती हैं, और वहां के लोगों की एक खासियत है कि यात्रा में शामिल लोगों की सेवा करते हैं, खिदमत करते हैं, और कांवड़िए जब वहां से गुजरते हैं तो उनके पैरों में दबा लगाते हैं, उनकी तरह तरह से खिदमत की जाती है। मुझे इसलिए पता है कि मेरा बचपन वहां पर गुजरा है, मैं खुद गवाह हूं इन सब चीजों की। लेकिन अब जो सिचुएशन इस कदर खराब हुई है, उसमें अकेले नूह तो नहीं जल रहा, हरियाणा का एक बड़ा हिस्सा उसमें जल रहा है। कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब, आपकी पार्टी के एक विधायक का नाम भी इस पूरे बवाल में सामने आया, मोहम्मद खान साहब का भी। देखिए, ये अब दूसरी पार्टी के लोगों पे डालने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। सरकार की टोटल फेलियर है, सरकार की जो इंटेलिजेंस है उसकी फेलियर है। सरकार को अपनी गलती माननी चाहिए, ये टोटल सरकार की फेलियर है, और सरकार को इसको बड़े सख्त उससे टैकल करना चाहिए। इतने हजारों लोग कैसे इकट्ठे हो गए, सरकार को कुछ भी नहीं पता। इनको पूरी इंतजाम करना चाहिए था, इनको लोगों को अपनी पुलिस का इंतजाम करना चाहिए था, सेंट्रल फोर्सेस को बुलाना चाहिए था, जो बाद में बुलाया। ये सारे काम इन सरकार को करने चाहिए थे, और मैं ये समझता हूं कि टोटल सरकार की फेलियर है। देसवाल साहब घर जाएंगे क्या इस्तीफा देकर? मैं माननीय कृष्णमूर्ति हुड्डा जी को एक चीज बताना चाहता हूं। बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है, परंतु क्या सिर्फ एक पंक्ति से
पॉलिटिकल पार्टियां अपनी जिम्मेवारियों से बच जाएंगी? पॉलिटिकल पार्टियों के पदाधिकारी हैं, जो सदस्य हैं, वो उन्माद फैलाते हैं, वो सोशल मीडिया के माध्यम से भड़काऊ बातें करते हैं, दंगे फैलाने के लिए इस तरह तरह के बयान देते हैं। क्या पॉलिटिकल पार्टियां, और विशेष रूप से इसमें कांग्रेस पार्टी का मैं नाम लेना चाहूंगा, क्या वो मामन खान के बयानों से या इस तरह के जो भी बयान न केवल कांग्रेस पार्टी, अन्य राजनीतिक पार्टियों के लोग जो जारी कर रहे हैं, क्या पॉलिटिकल पार्टियों की जिम्मेवारी नहीं है? क्या सिर्फ एक स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है? और मोनू मानेसर को जिस रोकना पॉलिटिकल किसकी पार्टी में जिम्मेदारी? रहकर वो लोग बयान जारी कर रहे हैं, क्या उस देशवाल पॉलिटिकल साहब, पार्टी की मोनू कोई जिम्मेवारी मानेसर नहीं को है? रोकना किसकी जिम्मेदारी थी? बिल्कुल उसको जेल, बिट्टू बजरंगी को रोकना किसकी जिम्मेदारी थी? बिल्कुल जेल के अंदर होना चाहिए। बिल्कुल, मैं 100% कहता हूं, तुरंत प्रभाव से ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके जेल के अंदर डालना चाहिए। फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी अब चाहिए, फास्ट ट्रैक तक गिरफ्तार ही नहीं हुआ मोनू मानेसर। तो गिरफ्तारी के हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, गिरफ्तार होगा क्यों नहीं होगा? जो लोग दोषी सब गिरफ्तार होंगे। नहीं, अब वो कैसे वीडियोस वायरल कर देता है, बार बार खतरनाक वीडियोस डालता है वो। कि एक बात बताइए आप, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कोई गवर्नमेंट क्या किसी को भी इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर करने का किसी को कोई राइट नहीं होता, इस देश का संविधान ये बात कहता है। जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो बना रखा है उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन में जो दोषी आएंगे उसको जेल में डाला FIR के जाएगा। बाद गिरफ्तारी नहीं बनती है सर? गिरफ्तारियां चल रही हैं। एक मिनट में गिरफ्तारियां मैं चल भूल रही जाऊंगा हैं। बात को। जाट आरक्षण हुआ था और प्रकाश कमेटी की रिपोर्ट सबमिट की गई, आज तक उसको साया नहीं किया। नहायत ईमानदार अफसर चूज करके लगाया गया था, लेकिन आज तक उसके पीछे कारण क्या है? वो अधिकारी उसके अंदर शामिल थे जो सरकार के चहेते थे। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आप हरियाणा छोड़िए, एक प्रधानमंत्री लोकसभा के अंदर ताल ठोक के कहें कि मैं ईडी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने सारी ऑपोजिशन को इकट्ठा कर दिया, और मध्य प्रदेश में जाके क्या कहते हैं कि एनसीपी के खिलाफ 70,000 करोड़ के घोटाले हैं और बहुत जल्द वो सलाखों के पीछे होंगे। और 48 घंटे के अंदर जिनकी तरफ इशारा था अजीत पवार, उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर और भुजबल को मिनिस्टर बना दिया। मैं ये कहना चाहता हूं, आज देश की सारी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस पे कब्जा कर रखा है, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे इवन जुडिशरी को भी कंट्रोल करने की कोशिश की है इन्होंने। और मैं ये बता रहा हूं, आने वाले समय में, ये तो मेरा अजीज है, मैं इसके मुतालिक ये तो जो बात कह रहा है ये बंधा हुआ है बेचारा। सुन लो जरा, तू आराम से बैठो जरा, बीच में इंटरफेयर ना करे। सुनो, आपका पक्ष रखने के लिए आपके प्रतिनिधि हैं, आप आ जाइए। कांग्रेस की तरफ से आपको प्रतिनिधित्व रखना है। आप कांग्रेस की तरफ से अगर आप इनको सक्षम नहीं मानते तो आप बैठ जाइए। ठीक है, देशवाल साहब, अगर आप इनको सक्षम नहीं मानते तो कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आप बैठ जाइए। बैठ जाइए। साहब शांत हो जाइए प्लीज। तो आप बैठ जाइए। आप इस इनको चर्चा को पूरा होने इसका दीजिए। मतलब आप चर्चा सक्षम को नहीं पूरा- मानते। ठीक है, अपने देशवाल नेताओं साहब, को। देशवाल साहब, ये तो बोलिए, सुनो, बताइए। आप अपने नेताओं को सक्षम नहीं मानते अपना मैं पक्ष ये रखने के लिए। ये सुनो, मैं जो कह रहा हूं कि आज मुद्दा क्या है? मुद्दा है मौजूदा सरकार के खिलाफ, और मुद्दा यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी जो मौजूदा सत्ता में है, उनके मुख्यमंत्री का उसके मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट देखो। आज हर नागरिक, हर आदमी ठीक है, घरों में बैठा हुआ अपने आप को सुरक्षित सुभाष महसूस जी, कर रहा है। अब मैं ये जो बड़ा सीरियस मैटर सुभाष है। जी, बिल्कुल बहुत सीरियस मैटर है। आग लगी है, कई हिस्सों में आग लगी है, लोग परेशान हैं, और इन झगड़ों में, इन फसादों में बेकसूर लोग सफर करते हैं। अब मैं जो कह रही हूँ वो आप सब सुनिए। कभी कभी लगता है कि लोग जो बोलते हैं, जनता बोलती है, वो परसेप्शन सही है, सबको ही शायद अपनी अपनी रोटियां सेकनी होती हैं। हुड्डा साहब ने इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने अपने विधायक को, तो उन्होंने, कृष्णमूर्ति साहब आप जवाब दीजिएगा इस सवाल का, क्लीन चिट तो उन्होंने दे दी, लेकिन मोनू मानेसर पर उन्होंने भी बात नहीं की। आपका मुझे सवाल समझ नहीं आया, दोबारा बताओ मुझे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी नो हिंसा के बाद, अभी 2 दिन पहले। इस पूरे मामले में उन्होंने अपने विधायक को तो क्लीन चिट दे दी, लेकिन मोनू मानेसर पर उनके मुंह से भी एक लफ्ज नहीं निकला। देखिए, जहां प्रशासन का मामला हो, रोहतक के अंदर दंगे हुए थे जाट आरक्षण का, मैंने डिप्टी कमिश्नर को, एसपी को फोन किया था।
कि अगर आप हमें इजाजत दें तो मैं कोशिश कर सकता हूं ठीक करने की। मैं भी चुनाव रहा हूं 1991 से 96 तक, और हम कुछ कंट्रोल कर सकते थे, मुझे प्रशासन ने इजाजत नहीं दी। जहां तक हमारे एमएलए का सवाल है, हमारे एमएलए का किसी का कोई कसूर नहीं है। ये टोटल फेल्योर है तो गवर्नमेंट की इंटेलिजेंस की फेल्योर है और गवर्नमेंट की टैकलिंग की फेल्योर है। और अब भी चाहिए गवर्नमेंट को सख्ती से इसको निपटे, ताकि आगे फ्यूचर में ऐसा कोई और कदम ना उठा सके। देसवाल साहब, एक अहम सवाल मेरा आपसे है। आपको शायद याद हो, आपने सुना हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद अपील की थी एक दफा, आपको शायद याद होगा, कि ये जो फर्जी गौरक्षक है ना, इनको किसी कीमत पे एंटरटेन नहीं किया जाएगा। उन्होंने तमाम राज्यों की सरकारों से भी अपील की थी कि जो फर्जी गौरक्षक है उनका डोजियर तैयार किया जाए। खट्टर साहब ने किया मोनू माने सरकार? देखिए, बिल्कुल महम मुद्दा आपने उठाया है। मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा अगर कदर होनी चाहिए तो इंसानियत की होनी चाहिए, और खुद प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही, एक बड़ी बात है, फर्जी गोरक्षा के नाम पर, जातिवाद के नाम पर, संप्रदायवाद के नाम पर दंगे फैलाना, निर्दोष लोगों की हत्याएं कर देना, या अपने राजनीतिक उल्लू साधने के लिए जो है प्रदेश की शांति भंग कर देना, सरासर बिल्कुल गलत है। तो प्रधानमंत्री जी की बातों को वेटेज ही नहीं दिया खट्टर साहब ने? नहीं, खट्टर साहब ने क्या किया हो तो खट्टर साहब जवाब दे सकते हैं। मैं यहां दो तथ्य निकलकर मेरे सामने आते हैं। सबसे पहले, दोनों पूर्व मंत्रियों ने जाट आरक्षण का मुद्दा उठाया था। नहीं, तो आप पहले मैं दोनों का जवाब दूंगा, मैं दोनों का ही जवाब दूंगा। इन्होंने जाट आरक्षण का मुद्दा उठाया था, उसमें मैं स्पष्ट कर देता हूं कि जाट आरक्षण आंदोलन में अभी एक साथी, कांग्रेस का साथी बोल रहा था कि दंगे कराने में प्रदीप देशवाल भी था। प्रदीप देशवाल कोर्ट से बाइज्जत बरी होकर रहा था, श्यामला में कोई इस तरह की घटना नहीं हुई थी। दूसरी बात, उस समय हम सरकार में नहीं थे, उस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा रोहतक से सांसद थे, चुने हुए प्रतिनिधि थे। कहां थे जब यहां गोलियां चल रही थी? हम तो शांति के लिए श्यामला में थे, श्यामला में कोई चिट्ठी भी अगर कोई मारी गई हो तो, परंतु कहां थे वो चुने हुए प्रतिनिधि? कहां थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा? अपने लोगों के बीच में लेकिन ये क्यों नहीं थे? बयानबाजी, ये वायरल वीडियोस इस तरह की आपको हवा देती है, क्या ये समझ में नहीं आ रहा? उस वक्त भी सरकार ने अगर जाट आंदोलन के वक्त भी अपने सांसद राजकुमार सैनी के बयानों पर लगाम तो हमने लगाई कब कहा? तो ये सब नहीं होता। मैंने बैठते ही ये कहा, हमारा काम सरकारों का बचाव करना नहीं है, हमारा काम है सरकार की कमियां बताना, हमारा काम है उन कमियों को सुधार करना, हमारा काम राजनीतिक रोटियां सेकना नहीं है, जिस तरीके से बैठकर कांग्रेस के साथी सेक रहे हैं, हमारा काम नहीं है। हमारा काम है कमियां किसी में हो, कमियां गिनवाना, कमियां बताना और उन्हें सुधार करना। हम स्पष्ट कह रहे हैं कि लोग जेल के अंदर होने चाहिए। मैं तो इस मंच के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से और बड़ी बात कहना चाह रहा हूं कि यह शुरुआत है, क्योंकि राजस्थान में चुनाव है, इससे बड़ी साजिश हो सकती है हरियाणा प्रदेश में। सर, ये साजिश कर कौन रहा है फिर? आप भी कह रहे हैं साजिश हो रही है, वो भी कह रहे हैं साजिश हो रही है। राजनीतिक पार्टियां जिम्मेवारी ले, बयानबाजी किस कौन लेगा जिम्मेदारी? जननायक कौन जनता लेगा? पार्टी के किसी भी नेता का कोई इस तरह का कोई बयान का आपने सुना हो, किसी ने कोई इस तरह की कोई नोट देखा हो, कोई फेसबुक पोस्ट देखी हो? हमारी पार्टी की तरफ से या इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आप एक पोस्ट या एक बयान बता दीजिए जो भड़काऊ हो। आपकी पार्टी जब की तरफ कांग्रेस से पार्टी नहीं, के लोग आपकी हैं, सरकार के कांग्रेस सांसद पार्टी के राव लोग जो इंद्र हैं साहब- विधानसभा राव में किस तरह की इंद्र बातें जी कर ने रहे हैं? खुद कहा कि धार्मिक यात्रियों के पास हथियार कहां से आ गए? नहीं, कांग्रेस पार्टी के लोग जो, कांग्रेस पार्टी के नेता जो हैं, विधायक वो सभा अब के लोग सरकार जो में हैं, आपके क्या हिस्सेदार कर रहे हैं। हैं? हथियार कहां से आ गए? सुनो, वो लोग क्या कर रहे हैं? ये जवाबदेही नहीं होनी चाहिए उन लोगों की। ये सुनो, ये देशवाल साहब बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी के कदाचित लोग नहीं थे, ये लोग। मामन सिंह किसका आदमी है? सुनो, ये मामन लोग- सिंह किसके सुनो, आदमी है? ये क्या लोग कांग्रेस पार्टी को लगाम सुनो, नहीं लगानी चाहिए? इस सुनो, तरह के बयान ना जारी ये करें। ये लोग भारतीय जनता पार्टी के तो हो सकते हैं, जो तो नाम लीजिए ना, भारतीय जनता पार्टी के तो नाम लीजिए आप उन लोगों के। आप किस चीज का डर सता रहे हैं आपको? मुख्यमंत्री ये कहने लग रहे हैं सर, कि किस चीज हमारे का डर सता रहा है? अगर पास- आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी के लोग इसमें शामिल है तो आप नाम क्यों नहीं लेते? नाम नाम किस लिए? लीजिए। नाम आपको जो लोग लगते हैं इसमें शामिल हैं, आप तो ये उनका नाम बताइए, लीजिए ना। आप कांग्रेस का नाम क्यों ले रहे हो? तो कांग्रेस पार्टी है, मामन सिंह किस पार्टी के बताइए? आप मना करिए, मामन सिंह आपकी पार्टी के नहीं है। मामन सिंह की बात, मामन सिंह ने तो विधानसभा में बात कही है। तो विधानसभा में भड़काऊ बातें करना क्या उचित? हम इसको जस्टिफाई कर देंगे। उसने तो सुरक्षा का मुद्दा उठाया है। मैं ये कहता हूं कि उसको इससे लिंक करके बात को डाइवर्सिफाई ना करो। सिचुएशन क्रिएट किसने की? आपको पहले इनपुट मिल चुका था, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आपके पास थी, फिर उसके बाद आपने क्या कार्रवाई की? सबसे बड़ा मुद्दा यह है, आपने एक एडिशनल एसपी को चार्ज दिया,
आपने एक एसपी को जब आपके पास इनपुट मिल चुका था, आपने उसको छुट्टी पे जाने की इजाजत दी, क्यों दी आपने इजाजत? इसका जवाब दे दीजिए। और राजस्थान के मुख्यमंत्री कहते हैं कि जब हम कार्रवाई करने आते हैं तो हरियाणा सरकार एफआईआर लॉन्च करा देती है हमारे ऊपर। आंकड़े गिनाते हैं देखिए, कि 60,000 इस देश हमारे में- पास एम्प्लॉय है, इस देश में कानून और का 3 राज करोड़ है। की आबादी है। अगर वो कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई करेगा तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। कानून का राज है इस देश में, और कानून के दायरे में रहकर कोई रेड की जाएगी, किसी की अरेस्ट डाली जाएगी, तो उसको कोई रोकने की किसी को कोई अधिकार नहीं है। हुड्डा साहब, जनता ये भी कहती है कि सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि विपक्ष काफी कमजोर है। नहीं, विपक्ष कमजोर कहाँ है? विपक्ष तो सारी उनको पहले आगाह कर रहा है। विपक्ष तो उनको सारी उनकी कमियां बता रहा है। जो जो उन्होंने कमियां गलतियां की हैं वो सारी बता रहे हैं। अब मामन खान के बारे में बोल रहे हैं, उसने कभी विधानसभा में कुछ बोला था, उस बात को लेके वो यहां कर रहे हैं। और अगर हमारे एमएलए वहां आ जाते ना, उन पे दुनिया भर के मुकदमे लग जाते और वो सारे जेल में होते, झूठे मुकदमे लगते। मेरे लड़के के ऊपर जाट आरक्षण में उसका कहीं रोल नहीं था। दो देशद्रोह के मुकदमे लगे हुए हैं। वो अभी पंचकुला में सीबीआई की कोर्ट में तारीखें भुगतता फिर रहा है। तो एमएलए अगर वहां आते हमारे, तो निश्चित तौर पे उनको दोषी बनाया जाता, उन पे झूठे मुकदमे लगाए जाते और उनको जेल में डाल दिया जाता। बत्रा जी, सरकार का ये भी कहना है कि हमने तो विपक्ष के लिए कोई मुद्दे ही नहीं छोड़ रखे ना। किसान हमसे खुश हैं, हमसे युवा खुश हैं, हमने इतनी नौकरियां दे दी, देखिए, 1,10,000 नौकरियां दे दी 9 साल में। हुड्डा साहब ने 10 साल में सुनिए मैडम, सुनिए, 60 से 70,000 दी सुनिए थी। सुनिए, ये ग्राउंड लेवल पर साफ हो चुके हैं। अब जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे एक नई प्रथा और चली है। सुनिए, पहले तो डेरे और ये बाबे चलाया करते थे, वहां से हुक्म चला करते थे। अब राजनीतिक लोग ये साधु संतों को अपने साथ रखते हैं। ये पहला चलन आया है। इतना एक्सट्रीम धर्म के नाम के ऊपर इसको पोलराइज करना, जब ग्राउंड लेवल पे ये बिल्कुल सिफर हो चुके हैं, उन सारी चीजों को डाइवर्सिफाई करने के लिए ठीक है। एक वोट और धर्म की राजनीति कर रहे हैं। ये सरासर गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो नू और मेवात में हुआ वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। अब भी हम सबको अपील करते हैं कि वो शांति को बनाए रखें और भाईचारा को बनाए। ठीक है, देशपाल जी। बत्रा जी, कांग्रेस इससे अछूती नहीं है। कांग्रेस की सरकार में वक्त- जो है, वक्त- रामपाल के आश्रम पे वक्त किसकी, की नज़ाकत रामपाल है। के आश्रम में एक जब गोलियां चली तो किस राजनीतिक कांग्रेस देशपाल के किस साहब, नेता की सुभाष धर्मपत्नी बत्रा थी जी, वहां अंदर? कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब, आप रामपाल- तीनों का करोता में बहुत रामपाल के शुक्रिया। आश्रम में गोलियां वक्त का चली थी, तकाजा तब है, किस हमें इस राजनेता डिबेट की को यहीं धर्मपत्नी खत्म थी? करना धन्यवाद पड़ेगा। आपका। बस बताइए एक ना चीज आप। समझ में आई, इस डिबेट से एक चीज समझ में आई कि सियासत का रूप विकृत हो चुका है। किसी शायर ने लिखा है, सियासत से अदब की दोस्ती बेमेल लगती है। नहीं, कभी देखा जवाब है नहीं होगा पत्थर इनके से पास, भी कोई जवाब नहीं बेल होगा लगती इनके है। पास कि सियासत रामपाल से के आश्रम अदब में की कांग्रेस दोस्ती के राज में बेमेल गोलियां लगती चली थी है। तो किस राजनेता कभी की देखा धर्मपत्नी है थी वहां पर? पत्थर से भी कोई बेल जवाब लगती है। होगा। गलत कांग्रेस के बाजार दोनों की नेता जानिब बैठे हैं, चले कोई जवाब आए हो तो हैं बताइए शायद। आप। चलो संसद में चलते हैं, सुना है वहां भी सेल लगती है और कोई भी अंदरूनी गंदगी बाहर आने नहीं देते। कोई भी अंदरूनी गंदगी बाहर आने नहीं देते। हमें तो इस सियासत की किडनी भी फेल लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान। तो बिल्कुल मेरी गुजारिश है सभी मेहमानों से मंच पर फिलहाल बने रहें। हमारे एडिटर नासिर हुसैन कुरैशी सम्मानित करेंगे सभी मेहमानों को। एक बार जोरदार तालियां सभी मेहमानों के लिए। तो सवाल जवाब का सिलसिला लगातार जारी है और ये सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा जिस तरीके से खबरें अभी तक का एक दायित्व है प्राथमिकता के साथ कि एक सियासत की साफ छवि जनता के सामने रखना कि किस